नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज दुबे, अध्यापक जिला प्रवक्ता सुल्तानपुर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय, जिसमें कि हमने दो पाठ संरचनावाद और प्रकारवाद पहले ही आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं। व्यवहारवाद में हमने तीन मनोवैज्ञानिक पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर की वीडियो पहले ही डाल दिया है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं तीन मनोवैज्ञानिकों की, जिनमें है आपके लॉन्गमैन, क्लार्क हल और गुथरी। मैं आप लोगों को इसे पढ़ाने के पहले कुछ बात बहुत ही आवश्यक बताना चाहता हूं। देखिए, आप लोग जनरली करते क्या है, आप जो भी पढ़ते हैं, सपोज करिए आप थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ रहे हैं, उंट और टिचनर के बारे में पढ़ रहे हैं, स्किनर के बारे में पढ़ रहे हैं। जिस समय पढ़ते हैं उस समय आपको लगता है कि ये तो मुझे पूरी तरह समझ में आ रहा है और बहुत सारा आप डीप और थारो नॉलेज, गहरा और विस्तृत ज्ञान बटोर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, एग्जाम के टाइम में उन सारी चीजों को जो आपने याद किया है, क्या उसको सुव्यवस्थित रूप से अपने दिमाग में बैठा पाते हैं आप, कि मौके पर वो चीज याद आ जाए आपको? अब इतने सारे, ठीक है, यहाँ मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं 10 संप्रदायों में मान चलिए कि 30 में 10 नंबर सीडीपी का यहां से कवर होता है। लेकिन इन सारे मनोवैज्ञानिकों के क्या क्या सिद्धांत हैं, किन पशुओं पर इन्होंने प्रयोग किया, उन सबको दिमाग में बैठाना ये बहुत बड़ा टफ कार्य है। लेकिन अगर आप सही सटीक ढंग से उसको करना सीख लें, जो कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो विश्वास करिए ये 30 में 10 नंबर आज आपका पक्का हो जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा, आपको की नोट्स बनाने होंगे, जो मैं आगे चर्चा करने वाला हूं कि किस तरह से की नोट्स आप बनाएंगे तो आपके दिमाग में कोई भी ऐसी चीज हो, छोटी से छोटी बात भी मिस नहीं करेगी। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर आपको अभी पूछ लिया जाए कि स्कीमा की अवधारणा किसने दिया, अब संरचनात्मक संरचना स्कीमा किसने दिया, दिमाग आपका नहीं पकड़ पा रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे की नोट्स को देखने के बाद आपके दिमाग में वो बात बैठ जाएगी। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्यवहारवाद की, इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने कहा ही आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। व्यवहारवाद में एक बार पहले जो हमने इसके पहले पढ़ाया, पहले की वीडियो में इसके पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर के बारे में थोड़ा सा की नोट्स दिखाते हुए, तब हम उसके बाद, ठीक है, आगे क्लार्क हल, टॉलमैन और गुथरी के बारे में चर्चा करते हैं। की नोट्स क्या होता है, पहले तो एक जनरल चीज जान लीजिए कि आपको अगर सारे मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांतों के नाम याद हो जाए तो एक नंबर आपका डेड श्योर यहां पर पक्का हो जाता है, क्योंकि एक ही सिद्धांत के कई नाम हैं। तो व्यवहारवादियों में आपके 6 मनोवैज्ञानिक हैं, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, टॉलमैन, क्लार्क हल और गुथरी। पहले जान लीजिए कि किसने किस पर प्रयोग किया। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया, स्किनर ने चूहे पर किया, टॉलमैन ने भी चूहे पर किया, क्लार्क हल ने भी चूहे पर किया और गुथरी ने लास्ट में फिर बिल्ली पर किया। पावलोव के सिद्धांत का क्या नाम है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं। अब क्योंकि पावलोव ने ही सबसे पहले अनुबंधन सिद्धांत दिया था तो इसको प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। और एक और नाम है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, ठीक है, क्या है। यहां पर अनुकूलित प्रत्यावर्तन क्यों दिया गया है, इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि पावलोव साहब ने जो प्रयोग किया था वहां पर उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपन रोटी की जगह पर अस्वाभाविक उद्दीपन घंटी का प्रयोग किया। तो यहां पर क्या हुआ, प्रतिस्थापन हुआ, प्रत्यावर्तन हुआ, रोटी की जगह पर घंटी का प्रयोग किया था, इसीलिए इसका नाम अनुकूलित प्रत्यावर्तन भी है। या इसका एक और नाम एसएस बॉन्ड, या एस मतलब होता है स्टिमुलस, एस मतलब स्टिमुलस यानी उद्दीपन बॉन्ड। तो उद्दीपन मतलब क्या हो गया, एक हो गया स्वाभाविक उद्दीपन और दूसरा हो गया अस्वाभाविक उद्दीपन।
तो इसको एसएस बॉन्ड भी कहते हैं। दिमाग में बैठाने के लिए आपको जान लीजिए, एसएस बॉन्ड, ठीक है। क्या हो रहा है भाई? यहां पर पावलोव का क्या है? एसएस बॉन्ड है। पावलोव का एसएस बॉन्ड है। इनका थॉर्नडाइक का एसआर बॉन्ड है। स्किनर का आरएस बॉन्ड है, ठीक है। दिमाग में बैठाइए आप लोग। एसएस से मतलब यहां पर क्या हो गया? उद्दीपन। उद्दीपन जिसमें पावलोव साहब ने एक कुत्ते को पहले रोटी खिलाई, उसको लार निकली। फिर कुत्ते को रोटी के साथ साथ में जब रोटी खिलाते थे तो उसके पहले घंटी बजाते थे, फिर भी लार निकली। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? रोटी हटा दिया, सिर्फ घंटी बजाई, तब भी लार निकली। तो यहां पर क्या हुआ? एक था आपका स्वाभाविक उद्दीपन यानी रोटी, और एक था अस्वाभाविक उद्दीपन। तो अगर स्वाभाविक उद्दीपन के साथ अस्वाभाविक उद्दीपन का प्रयोग किया जाए, ऐसा बार बार किया जाए, तो क्या होता है? अस्वाभाविक उद्दीपन स्वाभाविक उद्दीपन का स्थान ले लेता है, यानी रोटी का स्थान घंटी ले लेता है। इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे, सिर्फ नाम की चर्चा कर रहे हैं हम। थॉर्नडाइक आते हैं, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है। इनके सिद्धांत का क्या नाम है? भूल एवं प्रयास या संबंधवाद या एशआर, यानी एस मतलब स्टिमुलस उद्दीपन, आर मतलब अनुक्रिया रिस्पॉन्स। तो उद्दीपन अनुक्रिया, दिमाग में इसको बैठाइए। क्यों नाम दिया गया था भूल और प्रयास में? थॉर्नडाइक ने पिंजरे में एक बिल्ली रखी थी और बाहर, पिंजरे के बाहर मछली या कहीं कहीं, ठीक है, दूध कुछ भी रखा था जिसे उसे पसंद था, मतलब बिल्ली खा सकती थी। और बिल्ली जो है उसको देख रही थी, उद्दीपन को देख रही थी, ठीक है। अब पिंजरे में क्या था? पिंजरे में एक लीवर लगा था, खटका लगा था, ठीक है। उसको दबने से क्या होता था? दरवाजा खुल जाता था और बिल्ली भोजन कर लेती थी, चाहे वो मछली था, दूध था, कुछ भी था, ठीक है। अब क्या हुआ? बिल्ली जो है बार बार कूदी, ठीक है। और क्या हुआ? पहली बार काफी देर के बाद जो है खटके पे, ठीक है, लग गया, मतलब अपने आप नेचुरली लग गया उसका पंजा और दरवाजा खुल गया, उसने मछली खा लिया। अगली बार फिर क्या किया? कुछ, जब पहली बार मान लो पौन घंटा लगा था, 1 घंटा लगा था, तो अगली बार जो से पौन घंटा लगा, फिर आधे घंटे समय लगे, फिर चौथी बार अटेम्प्ट किया, 15 मिनट लगा। और फिर कुछ समय बाद बिल्ली जो है कूदती थी, मतलब जब भी उसको खाना बाहर मछली रखा जाता था तो एक ही बार में पंजे से खटके पर यानी लीवर पर वो पंजा मार देती थी और भोजन कर लेती थी। यहाँ पर क्या हुआ था? यानी उद्दीपन दिखाया गया था और उसको देख करके मछली अनुक्रिया कर रही थी, एशआर बॉन्ड। तो इन्हें एस यानी उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध था, इसीलिए उसका नाम संबंधवाद है। भूल और प्रयास क्यों नाम रखा गया था? भूल और प्रयास नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि बार बार बिल्ली कूद रही थी। पहली बार जो गलती किया था उसने, उसको अगली बार सुधारा, फिर उसके बाद जो गलती किया उसको सुधारा, ऐसे ऐसे कर करके त्रुटि एवं प्रयास का भी सिद्धांत कहते हैं, प्रयत्न एवं त्रुटि का भी सिद्धांत कहते हैं। तो ये थॉर्नडाइक का है। स्किनर का है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। यहाँ पर क्रिया प्रधान है, अनुक्रिया उद्दीपन। ये क्या किए थे? एक चूहे को एक स्किनर बॉक्स नाम था, उसका नाम दिया गया है स्किनर बॉक्स, यानी बॉक्स में बंद कर दिया था। यहां पर ध्यान देने की बात है, इस चूहे को बाहर भी, इसके भोजन यहां भी बाहर रखा था, ठीक है। चूहे के लिए भी बाहर भोजन रखा हुआ था, ठीक है, भोजन यहां रखा था, लेकिन चूहा भोजन देख नहीं रहा था और उसको एक प्राकृतिक वातावरण उन्होंने प्रदान कर दिए था, डब्बा उब्बा रख दिए थे, ठीक है। और वहां भी लीवर लगा हुआ था, चूहा उछल कूद कर रहा था और दरवाजे यहाँ लीवर यानी खटके पे लग गया और दरवाजा खुल गया, उसको भोजन मिल गया। यानी पहले अनुक्रिया किया, क्योंकि उसको बाहर भोजन दिख नहीं रहा था, पहले उसने क्रिया किया, ठीक है। क्रिया क्या किया? कूद फान किया और लीवर पे लग गया, दरवाजा खुल गया, उसको भोजन मिल गया, उद्दीपन मिला। पहले क्रिया किया फिर उसको उद्दीपन मिला। उद्दीपन का नाम, यहाँ उद्दीपन का नाम प्रबलन रखा गया है। प्रबलन का तात्पर्य होता है जिस के वजह से किसी क्रिया को बल मिले, ठीक है, उसको फिर से करना चाहे, वो प्रबलन होता है। तो एक किस्म से प्रबलन उद्दीपन ही होता है जिससे कि उस क्रिया को बल मिलता है, उस अधिगम को यानी उस सीखने को, ठीक है, और अधिक प्रभावशीलता मिलती है, यानी अधिगम प्रभावी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि स्किनर में क्रिया
पर ज्यादा जोर दिया गया है, इसीलिए इसका नाम सक्रिय अनुबंधन है या क्रिया प्रशोध सिद्धांत है, या ऑपरेंट या नैमित्तिक सिद्धांत भी दिया गया है। ऑपरेंट और नैमित्तिक का मतलब क्या होता है कि ये जो कार्य किया गया है यानी क्रिया यानी RS मतलब अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत जो है, ठीक है, एक ही जगह नहीं लागू होता है, यह समस्त परिस्थितियों में भी लागू होता है, अन्य परिस्थितियों में भी लागू होता है। एक किस्म से सामान्यीकरण हो जाता है यानी सामान्य नियम बन जाता है, जिसका तात्पर्य नैमित्तिक मतलब ये हो गया सामान्यीकरण, ये सामान्य बन जाता है, सामान्य नियम बन जाता है ये, ठीक है, इसीलिए इसका नैमित्तिक या ऑपरेंट भी नाम दिया गया है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको बताते हैं इन सबके बारे में। पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये तीन हो गए, और तीन, ठीक है, इधर हो गए आपके टालमैन, क्लार्क हल और गुथरी, ठीक है। तो एक एक के बारे में मैं चर्चा करता हूं। पावलोव का सिद्धांत का क्या नाम है? एसएस बॉन्ड, उद्दीपन उद्दीपन बांध। इन्होंने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। आपके दिमाग में सारी कहानी नहीं है, पहले का एक जो है बैठ जाएगी, आपको एक खाका बनाना होगा, फिर उसको क्लिक करिए और उसके बारे में फुल डिटेल जो आपने पढ़ा है तो आपको याद हो जाएगा, जिसको कहते हैं की नोट्स। यहाँ पर रोटी घंटी लार दिमाग में आपको, रोटी घंटी लार यानी पहले उन्होंने रोटी खिलाई और लार निकला, फिर रोटी के साथ घंटी बजाई, फिर लार निकला, फिर रोटी हटा के सिर्फ घंटी बजाई और लार निकला, ठीक है। अस्वाभाविक उद्दीपन ने स्वाभाविक उद्दीपन का स्थान ले लिया, ठीक है, यहां पर ये था। इसका प्रयोग क्या है? अनुशासन, आदतों का निर्माण, ठीक है। देखिए क्लासरूम में क्या होता है, स्कूल में घंटी बजाई जाती है, ठीक है। बच्चों को जो पहली बार जाते हैं, जो शुरू के नर्सरी के बच्चे, उनको नहीं पता होता है घंटी क्या है, घंटी बजाएगी, उसके बाद बोला गया बेटा आपका पीरियड बदल गया, ठीक है। अब हिंदी के बाद इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश के बाद फिर मैथ्स पढ़ाई जाएगी, मैथ्स के बाद फिर SST पढ़ाई जाएगी, फिर कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये तो धीरे धीरे उनको जैसे ही घंटी बजती है उनको पता चल जाता है, ठीक है, कि हमारा पीरियड बदल गया है, ठीक है। अनुशासन का भी इसी से किया जाता है, ठीक है। अनुशासन और आदतों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब पावलोव ने किताब एक लिखी है, उसका नाम है कंडीशनड रिफ्लेक्स या अनुकूलित प्रत्यावर्तन, ठीक है। क्योंकि अभी आपको बताया गया था, अभी इसके पहले मैंने बताया था कि उन्होंने नाम क्या रखा था, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, या ठीक है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी उन्होंने दिया था, तो उसी नाम पे ही उन्होंने किताब लिखा। अनुकूलित प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन मतलब जगह, ठीक है, उसकी जगह पर कुछ और प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो रोटी की जगह घंटी लेने लिया था, तो वही प्रत्यावर्तन, तो उसी पे उन्होंने बुक लिख दिया अनुकूलित प्रत्यावर्तन। थॉर्नडाइक के बारे में दिमाग में बैठाइए, बिल्ली पिंजड़ा, बिल्ली पिंजड़ा क्या था? बिल्ली बैठी है पिंजड़े में बाहर, उसको भोजन मछली दिख रहा है, ठीक है, कूद फान करती है, खटके पे लीवर पे पैर पड़ जाता है और बिल्ली पिंजड़ा खोल लेती है और खाना खा लेती है। पहली बार ज्यादा टाइम लगा, फिर दूसरी बार और कम समय लगा, फिर तीसरी बार और कम लगा। इस प्रकार उद्दीपन को देख करके जो अनुक्रिया होती है, SR बोलते हैं इसको, ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया। और भी आपको नाम बताए गए थे, यहाँ क्रिया, उद्दीपन को देख करके क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है, इन्होंने दो तरह का सिद्धांत दिया था, पहला प्राथमिक या मुख्य नियम बोलते हैं, और दूसरा है द्वितीयक या गौण नियम। प्राथमिक में इन्होंने क्या दिया था? तत्परता या प्रेरणा का सिद्धांत, प्रभाव या संतोष का नियम, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपको मैंने कहा एक ढांचा, पहले आपको याद कितना करना, इतना ही जितना मैंने लिखा है इतना ही आपको दिमाग में पहले याद करना है, फिर आपको सोचना है इसके बारे में, आपने डिटेल पढ़ा है तो क्या क्या है। अब आंख मूंदिए, आप सोचिए तत्परता का नियम क्या था, यानी तत्पर है, रेडी है, कोई चीज सीखने के लिए हम रेडी हैं कि नहीं है। अगर तत्पर नहीं है, रेडी नहीं है, तो हम उस चीज को नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रभाव या संतोष का नियम, यानी उस चीज को पढ़ने से हमको संतोष मिलता है, सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर हमको संतोष नहीं मिलेगा तो हम, ठीक है, उस चीज को सीखना नहीं चाहेंगे, तो प्रभाव और संतोष का नियम है। अभ्यास का नियम क्या है? प्रैक्टिस करत करत अभ्यास कर, जरमत सुजान दसरी यावत जात के सिर पर प्रतिशान, ठीक है। तो अभ्यास का नियम, बार बार अभ्यास करेंगे तो हम सीख जाएंगे। तो इस तरह से तीन नियम उन्होंने दिया था। तत्परता का एक और नाम है अप्रेरणा का नियम, ठीक है। अप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब उस चीज को, ठीक है, हम प्रेरित होते हैं करने के लिए, ठीक है।
द्वितीयक नियम में या गौण नियम में क्या दिया था? पहला दिया था बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कोई भी ठीक है सही क्रिया करने के पहले बार बार गलतियां होती हैं, ढेर सारे गलत क्रियाएं करता है अधिगम करता, उसके बाद सही अनुक्रिया करता है। चयन अनुक्रिया क्या होती है? ठीक है, ढेर सारा आप जो है किसी से किसी बच्चे को सिखा रहे हैं तो सारे उद्दीपनों के प्रति वह जो है रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, उन्हीं उद्दीपनों के प्रति या उन्हीं अधिगमों के वो अनुक्रिया देगा जिसके लिए वो सक्षम हो। जैसे कि अगर आप किसी बच्चे से पूछते हैं भैया अच्छा सूरज पूरब में उगता है, आपने पूछ लिया सूरज किस दिशा में उगता है, उसने बताया पूरब में। अब आपने उससे पूछे रॉकेट के ईंधन का सूत्र बताओ, तो रॉकेट का ईंधन का सूत्र उसे नहीं पता है तो नहीं बता सकता है वो। तो चयन अनुक्रिया वही होती है तत्वों की पूर्ण समर्थता, यानी उसके लिए वो समर्थ हो तभी बता पाएगा। तीसरा सादृश्यता का सिद्धांत है। सादृश्यता मतलब क्या होता है? जैसे हमें साइकिल आती है तो हम बाइक चला लेते हैं, बाइक आती है तो कार चला लेते हैं, एक समान ठीक है होते हैं, सादृश्यता का सिद्धांत होता है। इसमें सादृश्यता के सिद्धांत पे से ही जो है आपका लेसन प्लान बनता है। ठीक है, लेसन प्लान ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। लेसन प्लान किससे जुड़ा हुआ है? सादृश्यता सिद्धांत से है। अगला है मनोवृत्ति सिद्धांत या वृत्ति। मनोवृत्ति या वृत्ति का मतलब क्या हो गया? मेंटल सेटअप, यानी जो चीज हम करना चाह रहे हैं, अधिगम सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारी मनोवृत्ति मेंटल सेटअप है, मेंटली हम प्रिपेयर हैं कि नहीं है। ठीक है, और उसमें हमारा मतलब मेरा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मनोवृत्ति या वृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे आप लोग देखिए बच्चे जो है वीडियो गेम आसानी सीख जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें अभिरुचि है, उनको वृत्ति है, मनोवृत्ति है, इसलिए वो वीडियो गेम सीख जाते हैं। अगला है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन मतलब पूर्व अधिगम को जिस वातावरण परिस्थिति में मतलब सिखाया गया हो उसी तरह का वातावरण ठीक है और परिस्थिति अगर उत्पन्न किया जाए तो नवीन अधिगम आसानी से कोई भी बच्चा या अधिगमकर्ता सीख सकता है। ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देना चाहें आप, कि एक कहावत है कि इफ यू वांट टू टीच इंग्लिश मेक योर क्लासरूम इंग्लैंड। अगर आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो अपने क्लासरूम को इंग्लैंड बना दीजिए। आपने सुना होगा लैंग्वेज इनरिच्ड, ठीक है, भाषा समृद्ध, ठीक है, क्लासरूम बनाइए जिससे कि लगे हाँ आप यहाँ पर भाषा समृद्ध वातावरण बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे मॉन्टेसरी स्कूल्स में या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, ठीक है, बाकायदा वहां पर जो है कॉर्नर बनाए जाते हैं। ठीक है, लर्निंग कॉर्नर है, यहाँ पर इंग्लिश लर्निंग कॉर्नर, इंग्लिश कम्युनिकेशन का कॉर्नर बना हुआ है। अलग अलग जोन बनाए जाते हैं, फैंटेसी जोन है, ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन जोन है, अलग अलग इस तरह से। तो ये क्या है? साहचर्य परिवर्तन, यानी उस तरह का वातावरण परिस्थिति निर्माण करिए जिसमें कि बच्चा या कोई भी अधिगम करता पहले इसके सीख चुका है। वैसा ही वातावरण जब आप देंगे तो अधिगम करता आसानी से किसी भी चीज को सीख जाता है। तो आपके दिमाग में एक ढांचा ये बनना चाहिए कि 3 यहाँ पर क्या बताए गए मुख्य नियम और 5 आपके जो है द्वितीय क्या गौण नियम होंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में अगर ये बैठा हुआ है तो धीरे धीरे आप सारी चीजें, इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा, इसमें मैंने बहुत 2 घंटे की वीडियो बनाया है, आप लोगों को लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है स्किनर। स्किनर ने चूहा और कबूतर प्रयोग किया। चूहा, पिजड़ा, प्रबलन दिमाग में उठा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर उद्दीपन का नाम समझ लीजिए, प्रबलन दिया गया है। यहाँ पर क्या है? RS है। ये क्या था? SS। थॉर्नडाइक क्या है? अशाद। ये क्या है? RS, यानी अनुक्रिया उद्दीपन। अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत है। ठीक है, इन्होंने 2 तरह का सिद्धांत दिया, 3 तरह का सिद्धांत दिया, प्रबलन की अनुसूचियां या प्रबलन के प्रकार, दूसरा दिया विकास का नियम और तीसरा दिया है अपक्रमिक अन्वेषण या अपक्रमायोजित। ठीक है, तो जब भी आपके दिमाग में पावलोव ने क्या दिया, ये दिया, थॉर्नडाइक ने 2 तरह का सिद्धांत दिया। ठीक है, पहले में 3 है, इसमें 5 है। फिर स्किनर ने क्या दिया था? 3 तरह का सिद्धांत दिया, प्रबलन की अनुसूचियां या प्रबलन के प्रकार दिया, दूसरा दिया विकास का नियम, तीसरा दिया अपक्रमिक अन्वेषण या अपक्रमायोजित। ठीक है, सिद्धांत दिया। अब क्या क्या होता है? प्रबलन की अनुसूचियां क्या है? पहला है सकारात्मक या धनात्मक प्रबलन, दूसरा है नकारात्मक या ऋणात्मक प्रबलन, तीसरा है सतत प्रबलन या ठीक है कंटिन्यूअस प्रबलन कह सकते हैं हम लोग, या चौथा जो है आपका आंशिक प्रबलन है। तो यहाँ पर 4 तरह का प्रबलन दिया था। सकारात्मक या धनात्मक क्या होता है? जिस प्रबलन के द्वारा क्रिया की गति तेज हो जाए, जैसे कि शाबाशी देते हैं, प्रशंसा देते हैं। नकारात्मक या ऋणात्मक प्रबलन क्या होता है? नकारात्मक दिमाग में आता है कि यानी कोई चीज निगेटिव कर दे या बुराई कर दे, मार दे, पीट दे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है,
ऐसा जो भी बाधा आ रही है, ठीक है, उस कार्य को करने में उसको हटा दिया जाए, यहां पर कहा जा रहा है। ठीक है, यानी उस कार्य को करने में जो भी चीज, जो भी वजह से बाधा आ रही है, उसको बाधा को हटा देना ही नकारात्मक प्रबलन होता है। ठीक है, जैसे कि आप ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं नकारात्मक प्रबलन के, जिसमें कि क्या होता है, सपोज करिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित करती हैं, तो वहां पर जो विनर्स होते हैं उनको स्टेज पे बुलाया जाता है, उनको सम्मान किया जाता है, मेडल अवार्ड दिया जाता है। तो आपको दिमाग में आ रहा है तो सकारात्मक प्रबलन है, तो नकारात्मक कैसे हुआ? नकारात्मक ऐसे हुआ कि उसमें मेडल वाले भी होते हैं और बिना मेडल वाले भी होते हैं। ठीक है, तो बिना मेडल वाले जो टारगेट दिया गया है, जो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, नॉन अचीवर है, वो क्या है, इसको देख करके, यानी उनके उनके लिए बाधा क्या थी? बाधा ये थी कि वो नहीं प्राप्त कर पा रहे थे अपने टारगेट को, जो लक्ष्य प्राप्त करना था। तो वो मोटिवेट होते हैं इनको देख करके जो लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर उस बाधा को हटाया गया, उनकी निगेटिविटी को हटा दिया गया, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से नकारात्मक प्रबलन, ठीक है, यहाँ पर दंड नहीं है। ठीक है, दंड नहीं है, क्यों? क्योंकि दंड तो उस कार्य को अवरुद्ध कर देगा, रोक देगा। यहाँ पर अधिगम मतलब प्रभावी नहीं होगा, अधिगम रुक जाएगा। अधिगम मतलब सीखना रुक जाएगा। ठीक है, अगला है सतत प्रबलन। अगर हमें कोई नवीन व्यवहार सिखाना है, नई चीज सिखाना है, तो सतत प्रबलन करते हैं। जैसे बच्चा गुड मॉर्निंग करता है, ठीक है, हम उसकी पीठ ठोकते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, शाबाश। तो बार बार वो उसी कार्य को करता है। जितनी बार हम, ठीक है, शाबाशी देंगे, उसके अंदर भावना आती है, वो बार बार उस कार्य को करना चाहता है। तो ये आपका सतत प्रबलन क्या होता है, नवीन व्यवहार सिखाने में काम आता है। आंशिक प्रबलन क्या होता है, सीखे व्यवहार को दृढ़ करना। अब बच्चा अगर गुड मॉर्निंग करने लगा है, ठीक है, एकदम से पक्का हो गया, कहने ही लगा है, तो एकदम से बंद नहीं कर देना है कि अब वो सीख गया है तो उसको हम बंद कर दें। ठीक है, शाबाशी देना, उसको बीच बीच में शाबाशी देते रहना है। तो बीच बीच में शाबाशी देते रहेंगे तो क्या होता है, सीखे व्यवहार को दृढ़ करते हैं इससे। ठीक है, तो इस तरह से स्किनर का प्रबलन का एक सिद्धांत हो गया, प्रबलन की अनुसूचियां या प्रकार हो गया, 4 है ये। दूसरा उन्होंने दिया था विकास का नियम। विकास का नियम क्या है, प्राणी और वातावरण। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतः क्रिया के द्वारा सीखता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिगम करता। ठीक है, प्राणी और वातावरण के बीच में अंतः क्रिया के द्वारा, ठीक है, विकास होता है, यानी सीखता है कोई भी। नेक्स्ट है आपका अभिकर्मायोजित अन्वेषण या अभिकर्मायोजित या अभिकर्मिक, सॉरी। ठीक है, इसमें क्या बताया उन्होंने, विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में, आप पूरी किताब को इकट्ठा ना पढ़ के पूरे सिलेबस को एक साथ अगर आप पढ़ाते हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, ठीक है, पढ़ाया जाना चाहिए। इसको कहते हैं अभिकर्मिक अन्वेषण या अभिकर्मायोजित। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहां आपने देखा कि एक ढांचा आपके दिमाग में, ठीक है, इस तरह से बैठना चाहिए। अभी इसके बाद मैं बुक्स का अलग लिखा हूं, ठीक है, कि किसने कौन सी किताब लिखी है, एक साथ आप दिमाग में पढ़ेंगे तो आपके इसको हर चीज अच्छा सा बैठ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पर टालमैन साहब हैं, क्लार्क हल हैं और गुथरी हैं। टालमैन ने भी चूहा पर प्रयोग किया, भूल भुलैया था। इनके सिद्धांत का नाम है चिन्ह अधिगम सिद्धांत। चिन्ह अधिगम सिद्धांत क्यों है? चिन्ह अधिगम सिद्धांत इसलिए कि कोई भी जब क्रिया आदमी करता है तो क्रिया करने के पहले मस्तिष्क में क्रिया का चिन्ह बन जाता है, इसीलिए इसका नाम है चिन्ह अधिगम या, ठीक है, सिद्धांत। दूसरी चीज उन्होंने समझाया था कि किसी भी कार्य करने में अगर उद्देश्य हो तो अधिगम करता उस कार्य को आसानी से सीख जाता है। इसीलिए इनका, ठीक है, इनके मनोविज्ञान, उद्देश्य मनोविज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है टालमैन को। उद्देश्य मनोविज्ञान किसने दिया? टालमैन ने दिया। तीसरी चीज यहाँ पर है संज्ञानवाद और व्यवहारवाद के बीच की कड़ी जोड़ी इन्होंने। ऐसा क्यों है? संज्ञान मतलब ज्ञान, व्यवहार मतलब व्यवहार या कार्य। यहाँ दिमाग की बात कहा इन्होंने, क्या बताया, किसी क्रिया को करने से पहले दिमाग में उस क्रिया का चिन्ह बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवहारवाद भी हो रहा है, कार्य हो रहा है, और साथ में दिमाग की बात भी कर रहे हैं, मस्तिष्क की, क्योंकि संज्ञानवाद मस्तिष्क पर आधारित सारा कुछ। तो इसके बीच की कड़ी किसने जोड़ी? टालमैन ने जोड़ी। इनकी किताब का क्या नाम है? परपजिव बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड मैन। नेक्स्ट है आपके क्लार्क हल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल अभी हमने, ठीक है, डिटेल में लिखा है, चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट में मैंने लिखा है तो पहले शॉर्ट में ही देख लीजिए आप। क्लार्क हल है, इन्होंने भी चूहे पर प्रयोग किया, भूल भुलैया सेम है, जो टालमैन है वही
क्लार्क हल का है। इन्होंने दिया था प्रेरणा का अंतर्नोद सिद्धांत या ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ठीक है। अब उसमें इन्होंने 5 कड़ी दिया था। आवश्यकता है, जब किसी चीज की हमें आवश्यकता पड़ती है तो क्या होता है, अंतर्नोद होता है। अंतर्नोद एक प्रकार का यहाँ पर समझ लिया टेंशन, ठीक है। जो चीज हमें पाना है, आवश्यकता है, उसके लिए हमें टेंशन हुआ। टेंशन हुआ तो हम उस चीज को पाने के लिए लक्ष्योन्मुखी व्यवहार करते हैं, जिससे हम उस चीज को पा जाएं। आवश्यकता होती है पहले, फिर टेंशन आता है, फिर उस तरफ हम लोग उसको पाने के लिए कार्य करते हैं, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार करते हैं। फिर उद्दीपन, उद्दीपन माने उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रेरणा चक्र इन्होंने बनाया था इस तरह से गोल गोल, ठीक है। आवश्यकता पड़ी, जैसे हमें भूख लगी है, रोटी चाहिए, फिर हम रोटी खोजने निकले, कार्य करेंगे तो लक्ष्योन्मुखी व्यवहार। पहले टेंशन हुआ उस चीज का, रोटी चाहिए थी, आवश्यकता पड़ी, फिर उसका टेंशन हुआ, फिर उसके लिए हमने कार्य किया, फिर रोटी उद्दीपन मिल गया और आवश्यकता की पूर्ति हो गई। इस तरह से प्रेरणा चक्र उन्होंने बनाया था। अगला है अधिगम का सबलीकरण या पुनर्बलन सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पर समझने की बात है, पुनर्बलन सिद्धांत स्किनर ने भी दिया है, इन्होंने दिया है, बस अंतर क्या है, यहाँ अधिगम का पुनर्बलन सिद्धांत है और स्किनर का पुनर्बलन का सिद्धांत है। जिस व्यवहार से आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है उसे आसानी से सीख जाते हैं, अर्थात अधिगम सबल हो जाता है। यानी कोई भी व्यवहार, जो भी कार्य हम ऐसा करते हैं जिससे हमारे आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, ठीक है, हमें वो चीज मिल जाए, तो हम उसे आसानी से सीख जाते हैं और अधिगम हमारा सबल हो जाता है, ठीक है। इसी से सबल यानी सबलीकरण सिद्धांत इन्होंने दिया। लास्ट है आपके गुथरी, इन्होंने भी बिल्ली पर प्रयोग किया। इन्होंने अधिगम का सामीप्य अनुकूलन या समीपता का सिद्धांत दिया। यहाँ पर गुथरी को अगर आप समझ लीजिए एक किस्म से विरोधी के रूप में, गुथरी के पहले जितने भी मनोवैज्ञानिक अभी आपने पढ़ा, आपने पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, ठीक है, टालमैन, क्लार्क हल, किसी ने भी यहाँ पर पुनर्बलन का विरोध नहीं किया, ठीक है। प्रबलन भी एक प्रकार का उद्दीपन होता है, जिससे क्रिया की गति तेज होती है, क्रिया को बल मिलता है, अधिगम को बल मिलता है। इन्होंने क्या कहा, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो है समीपता चाहिए, ठीक है। यहां पर कहा कि प्रबलन या पुनर्बलन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच समीपता सिर्फ चाहिए। जैसे घंटी बजाई जाती है तो बच्चा दौड़ करके दरवाजा खोल देता है, क्यों, क्योंकि उसके नजदीक ही है दरवाजा। तो इसके लिए किसी प्रबलन की आवश्यकता नहीं, किसी लालच की जरूरत नहीं है कि लो टॉफी लो तब जाके दरवाजा खोलो, वो दरवाजा खुद ही खोल देगा। तो इन्होंने क्या है, प्रबलन या पुनर्बलन का विरोध किया, ठीक है। यहां समझने की बात है, गुथरी ने प्रबलन या पुनर्बलन का विरोध किया। क्वेश्चन आता है प्रबलन को किसने महत्व नहीं दिया, गुथरी ने नहीं दिया, ठीक है। आप लोग एक बार से, अगर इसके पहले हमारा वीडियो आपने डिटेल में नहीं देखा है, लगभग 1.5 घंटे का है, उसको देख लीजिएगा। टालमैन, फिर से एक बार, इन जो 3 हमारे बच्चे थे, हमने पहले वाली वीडियो में पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर के बारे में बताया था। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में उसी चीज को सीख लीजिए। टालमैन व्यवहारवादी हैं, ठीक है। टालमैन, क्लार्क हल और गुथरी के बारे में। टालमैन, लोग तब सीखते हैं जब सीखने का कोई उद्देश्य हो, ठीक है। इसीलिए इनको कहा जाता है उद्देश्य मनोविज्ञान के जनक है ये। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक साहब हैं, मनोविज्ञान के जनक उनटोट टिचनर हैं, उसी तरह से अगर पूछा जाता है उद्देश्य मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो टालमैन है, ठीक है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, चिन्ह अधिगम सिद्धांत या प्रतीक अधिगम सिद्धांत या साइन अधिगम सिद्धांत। क्यों नाम है, किसी भी क्रिया को करने से पहले उस क्रिया का चिन्ह हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। और सबसे बड़ी बात है, संज्ञानवाद और व्यवहारवाद के बीच की कड़ी को किसने जोड़ा है, ठीक है, किसने जोड़ा है, टालमैन ने। संज्ञानवाद और व्यवहारवाद के बीच की कड़ी किसने जोड़ा है, टालमैन, ठीक है। उद्देश्य मनोविज्ञान के ऊपर ही उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है पर्पजिव बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड मैन, ठीक है। पर्पजिव बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड मैन किताब लिखी है। पर्पजिव मतलब उद्देश्यपूर्ण, बिहेवियर माने व्यवहार, एनिमल्स मतलब जानवर, मैन मतलब आदमी, मनुष्य,
उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। ठीक है, तो दिमाग में जब भी आपके टालमैन आते हैं तो टालमैन कौन है? लंबे से हैं। ठीक है, ये जो है एक जोड़ते हैं व्यवहारवाद संज्ञानवाद को, पर्पस की बात करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं, इसीलिए उद्देश्य मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, इनके सिद्धांत का नाम क्या है? प्रतीक अधिगम या चिन्ह अधिगम। क्यों? क्योंकि किसी भी क्रिया को करने से पहले उसका चिन्ह, उस क्रिया का चिन्ह, ठीक है, हमारे दिमाग में बैठ जाता है जो भी कार्य हम करना चाहते हैं। देखिए, जैसे हमारे दिमाग में आता है कि हम जा रहे हैं साइकिल चलाने, हम जा रहे हैं खाना खाने, ठीक है, हम जा रहे हैं डीएम ऑफिस, हम जा रहे हैं कार खरीदने। तो जो भी चीज बोलते हैं तो वहां का वो एक खाका हमारे दिमाग में बैठ जाता है, उसका चिन्ह बैठ जाता है। जो भी चीज करने जा रहे हैं पहले दिमाग में उसका प्रतीक बन जाता है, चित्र बन जाता है, इसीलिए उनके सिद्धांत का नाम है चिन्ह अधिगम सिद्धांत। ठीक है, दूसरे हैं आपके टालमैन के बाद क्लार्क हल। इन्होंने क्या दिया था? अभिप्रेरणा का अंतर्निहित सिद्धांत या ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ड्राइव यानी तनाव, रिडक्शन माने कम करना, तनाव को कम करने वाला सिद्धांत। ठीक है, तनाव को कम करने वाला सिद्धांत। तो कैसे तनाव? तनाव कब होता है? जब हमको आवश्यकता होती है तो उसका हमारे दिमाग में टेंशन आती है। भूख लगी है तो भूख का टेंशन आएगा, हमको क्या है? भोजन चाहिए। ठीक है, भोजन चाहिए तो क्या करेंगे? भोजन के लिए हम उठेंगे, जाएंगे, कहीं व्यवस्था बनाएंगे, यानी लक्ष्योन्मुखी व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? लक्ष्योन्मुखी। तो पहले आवश्यकता हुई भोजन की, फिर हमारे दिमाग में अंतर्निहित या तनाव या प्रबल प्रेरणा आई, फिर हमने उसके लिए व्यवहार किया, काम किया, फिर हमको वो भोजन यानी उद्दीपन मिल गया और हमारे आवश्यकता की पूर्ति हो गई। ये 5 चरण है, इसको कहते हैं प्रेरणा चक्र। ठीक है, तो प्रेरणा का अंतर्निहित सिद्धांत या ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दिया है? क्लार्क हल ने दिया है। दूसरा सिद्धांत इन्होंने क्या दिया है? अधिगम का सबलीकरण सिद्धांत या अधिगम का प्रबलन सिद्धांत या अधिगम का पुनर्बलन। प्रबलन पुनर्बलन एक ही बात है। तो जिस व्यवहार से आवश्यकता की पूर्ति होती है, ठीक है, जिस कार्य से, व्यवहार का दिमाग में कार्य समझ लीजिए, ठीक है, अधिगम करता उस व्यवहार को, उस कार्य को और अच्छे से, दृढ़ता से सीख जाता है, अर्थात ठीक है, अधिगम वहां पर उसका सबल हो जाता है। तो सबलीकरण सिद्धांत इसीलिए इसका नाम दिया गया है। जिस व्यवहार से किसी भी आवश्यकता की पूर्ति हो जाता है तो अधिगम करता उस व्यवहार को दृढ़ता से सीख जाता है। ये सिद्धांत है आपका। तो 2 सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया, अभिप्रेरणा का अंतर्निहित सिद्धांत और अधिगम का सबलीकरण सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुथरी साहब हैं, ठीक है, छठे हैं, लास्ट है व्यवहारवादी। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया, पहली बात तो क्वेश्चन 1 बना। दूसरा, अधिगम का सामीप्य अनुकूलन सिद्धांत या समीपता का सिद्धांत इनका नाम है। क्या बताए थे? व्यवहार सीखने के लिए प्रबलन आवश्यक नहीं, बल्कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच समीपता से ही अधिगम करता व्यवहार सीख जाता है। प्रबलन का विरोध किए हैं भाई साहब गुथरी, जो है विरोधी आदमी है। लास्ट में आपने सीखा, ठीक है, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, टालमैन, क्लार्क हल, ठीक है, इन सबको पढ़ डाला आपने। ठीक है, इसके बाद गुथरी ने कहा भैया ठीक है, प्रबलन जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल हमने बताया, डोरबेल बजी तो बच्चा जाके दरवाजा खोल दिया, उसको जरूरत नहीं कि आप टॉफी देंगे तभी जाके दरवाजा खोलेगा। तो यहाँ पर क्या है? यानी उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच समीपता पर जोर दिया इन्होंने। ठीक है, इसीलिए सामीप्य अनुकूलन सिद्धांत नाम है इनका। क्वेश्चन क्या आते हैं? प्रबलन को किसने महत्व नहीं दिया? गुथरी ने नहीं दिया। सामीप्य अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने दिया। ठीक है, गुथरी ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर। ठीक है, इसके अलावा भी इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, एकल प्रयास का, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ठीक है, नवीनता का सिद्धांत दिया। ठीक है, यहाँ बिल्ली था, बीच में करंट लगा दिए थे, लेकिन ये सब जरूरत यहाँ पर आपको पढ़ने की नहीं है, इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, तो आशा है आपको ये मेरा जो की नोट्स का सिद्धांत है, जो भी मैं बता रहा था आपको, ये काम देगा। ठीक है, और आप लोग आसानी से अपने एग्जाम में, यूपी टेट में, सी टेट में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। की नोट्स बनाया करिए, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया। ये
ये भी की नोट्स है, ये भी की नोट्स है। इस तरह से क्लिक 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 तो आपके दिमाग में ढांचा बनता जाएगा। थॉर्नडाइक का नाम आया नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान। अच्छा हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। सारी किताब शिक्षा मनोविज्ञान पे लिखेंगे। एक एनिमल पे भी किताब लिखे थे। किताब का भी आगे मैंने बताया, दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, थॉर्नडाइक के आपको जब ऐसे आंख मूंदिए, ठीक है, आप सोचिए। हाँ, 3 मुख्य नियम थे। कौन कौन से? तत्परता या प्रेरणा का सिद्धांत। दूसरा कौन सा नियम था? हाँ, प्रभाव का, संतोष का नियम। तीसरा कौन सा नियम था? हाँ हाँ, प्रयास वाला, ला प्रैक्टिस दिया था। फिर उसके बाद आपके द्वितीयक नियम कौन थे? गौर गौर थे, बहु अनुक्रिया का था, चयन अनुक्रिया का था। तीसरा कौन सा था? कौन सा था? कौन सा था? भूल जाओ तो देख लो, सादृश्यता का था। फिर मनोवृत्ति या वृत्ति का सिद्धांत था। और लास्ट में चयन अनुक्रिया सिद्धांत था। जब ये आपको पूरा अच्छा सा याद रहेगा तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के द्वितीयक गौण नियम कौन से नहीं है या कौन से हैं? तो आपको सारे नाम याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अभी मैंने कहा आपको बुक्स के नाम। ठीक है, तो बुक्स समझ लीजिए कौन है। पावलोव ने अनुकूलित प्रत्यावर्तन, ठीक है, सिद्धांत का नाम ही है उनके। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। और अनुकूलित प्रत्यावर्तन मतलब रोटी का स्थान घंटी ने लिया था, यानी प्रत्यावर्तन हुआ था, प्रतिस्थापन हुआ था। उसी किताब में अंग्रेजी में बोलते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्शन। अंग्रेजी भी याद रखिए, कभी कभी इसको लिख देते हैं कंडीशनड, ऐसे लिख देंगे कंडीशनड रिफ्लेक्स। ठीक है, किसने लिखा? तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, तो पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, तो किताब का नाम है अनुकूलित प्रत्यावर्तन। ठीक है, टालमैन ने कौन सी किताब लिया था? उद्देश्य मनोविज्ञान के जनक है। तो पर्पसिव बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड मैन। ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी, मैन मतलब आदमी, पर्पसिव माने उद्देश्यपूर्ण, बिहेवियर मतलब व्यवहार। ठीक है, जब उद्देश्य होगा तभी काम करेंगे, जब उद्देश्य ही नहीं पता है मुझे क्या करना है तो हम काम कहां से करेंगे? तो टालमैन की किताब का नाम है पर्पसिव बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड मैन। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं, आपको पता है। तो किताब किस पर लिखेंगे? ज्यादा शिक्षा मनोविज्ञान पर ही लिखेंगे ना भाई। तो शिक्षा मनोविज्ञान पे इन्होंने लिखा एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान, या द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखने का मनोविज्ञान, यानी दोनों मतलब एक ही है। एक किताब है एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए। तो थॉर्नडाइक ने 3 किताबें लिखा, स्किनर ने 4 किताबें लिखा। ठीक है, इनकी ज्यादातर किताबों में बिहेवियर लगा हुआ है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्राणियों का व्यवहार। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, यानी विज्ञान और मानवीय व्यवहार। वर्बल यानी मौखिक बिहेवियर, इसमें इन्होंने बताया था भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, यानी नकल से सीखी। जैसे बच्चा छोटा सा होता है, माँ बाप को, परिवार वालों को बोलते हुए देखता है तो वही भाषा सीख जाता है। तो वर्बल बिहेवियर लिखा। और लास्ट में एक किताब लिखा था टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। ठीक है, यानी सिखाने का तरीका है, इस पर इन्होंने किताब लिखा था। इस तरह से किताबें हो गई ये। तो आप किताबें दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये आपका एक ये नोट्स आपके दिमाग में बैठ जाए पूरा। ऐसे आप लोग, मैं हट जा रहा हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से मैं कर रहा हूँ। देखिए, ये बुक्स का ले लीजिए आप लोग, व्यवहारवाद का ये ले लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद ये ले लीजिए टालमैन, क्लार्क हलगुथरी का। ये लीजिए व्यवहारवाद में पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर का स्क्रीनशॉट। और इधर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर सिद्धांतों के नाम है, इसको देख के आपको लगभग सारी चीजें याद हो जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मनोविश्लेषणवाद, जो कि सिगमंड फ्रायड साहब ने, ठीक है, जिसके प्रतिपादक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आशा है आप लोगों का अधिगम अच्छा हो, आप लोग अच्छे से सीखें और आने वाली परीक्षा में ढेर सारे अंक प्राप्त करें। ठीक है, और अपने ऊपर लगे हुए दाग को आप हटाएं। ठीक है, बाकी लड़ाई लड़ते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।